चलिए, तो हम बात करेंगे स्टूडेंट्स केमिस्ट्री में एक बहुत ही शानदार टॉपिक है, शायद आप सभी लोगों ने सुना होगा, आइसोटोन। सभी लोगों का एक जाना पहचाना टॉपिक है आइसोटोन, या हम लोग इसे बोलते हैं सम न्यूट्रॉनिक के नाम से जानते हैं। सम न्यूट्रॉनिक, जी, सम न्यूट्रॉनिक, या इसको क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स, हमारा आइसोटोन्स के नाम से जाना जाता है। जी, आइसोटोन क्या होते हैं? यदि आपसे पेपर में यदि पूछ लिया जाए कि भैया आइसोटोन के बारे में कुछ जरा बताइए, आइसोटोन क्या होते हैं, और बहुत ही समझने वाली बात है ये आइसोटोन, क्योंकि आप लोगों ने सभी ने प्रीवियस क्लासेस में भी इसे पढ़ा हुआ होगा। आइसोटोन्स क्या होता है, मैसेज करें। आइसोटोन किसे कहा जाता है? जी, तो आइसोटोन क्या होता है स्टूडेंट्स? वे तत्व जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। ओके जी, ओके, चलिए, बहुत बढ़िया, करेक्ट आंसर दिया गया आप लोगों के द्वारा। तो क्या होगा करेक्ट आंसर? बहुत ही बढ़िया दिया गया है कि भैया कोई भी दो नंबर या दो से ज्यादा नंबर जिनके क्या होते हैं, न्यूक्लियस जो होते हैं, न्यूट्रॉन जो होते हैं वो समान होते हैं ना, सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। तो आइए डेफिनेशन हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखते हैं। क्या लिखेंगे? एनी ऑफ टू और मोर स्पीसीज, टू और मोर स्पीसीज ऑफ एटम, ऑफ एटम्स और nucleus that have that have the same number of न्यूट्रॉन्स। तो बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है भाई, बन जाएगा हमसे। मतलब भिन्न भिन्न तत्वों के, डेफिनेशन क्या होगी हमारी, भिन्न भिन्न तत्वों के वे परमाणु जिनके नाभिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। उन्हें क्या कहा जाता है? सम न्यूट्रॉनिक के नाम से जाना जाता है। तो बोले यस, बिल्कुल सर, क्लियर है भाई, पेपर में दिया आएगा तो हमसे आसानी से यहां से क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं, क्या जो फर्स्ट एग्जाम्पल है क्या ये सम न्यूट्रॉनिक का एग्जाम्पल होगा? यदि होगा तो यस कहिएगा कि हाँ सर ये जो एग्जाम्पल है, ठीक है, ये एग्जाम्पल जो है सम न्यूट्रॉनिक का होगा। जी, ऑप्शन नंबर ए जो है वो सम न्यूट्रॉनिक होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से। या ये जो एग्जाम्पल दिया गया आप लोगों को सेकंड वाला, ये सम न्यूट्रॉनिक का एग्जाम्पल होगा। जी, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या दोनों ही जो है वो सम न्यूट्रॉनिक जो है आइसोटोन्स के एग्जाम्पल माने जाएंगे। किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप? जो भी आपको लग रहा है आप उसे बता सकते हैं। जी, 9th और 11th दोनों क्लासेस में आपने इन सारी चीजों को पढ़ा हुआ होगा, पेपर में लगातार ये टॉपिक हमसे पूछे जा चुके हैं। जी, क्या होना चाहिए बताइए? क्या ये दोनों एग्जाम्पल जो हैं आप लोगों के सही बैठेंगे? सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन्स यहां पर बात की जा रही है, क्या ये आइसोटोन्स के एग्जाम्पल होंगे दोनों? ऑप्शन ए होगा। जी, चलिए, तो स्टूडेंट्स बोले ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये नहीं होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। कैसे होगा ऑप्शन नंबर बी? जरा इस पर भी चर्चा की करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये होता है परमाणु भार, एटॉमिक मास, ये होता है एटॉमिक नंबर। इसमें होता है प्रोटॉनों की संख्या, इसमें होती है प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या दोनों। ये प्रोटॉन होता है, ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है। तो ऊपर वाले में से इस नीचे वाले को यदि हम माइनस कर दें, इस ऊपर वाले में से यदि हम नीचे वाले को क्या कर दें, माइनस यदि कर दें, तो हमें पता चल जाएगा कि भैया हमारे पास में न्यूट्रॉन कितने हैं। करके देख लो आप लोग, जरा दोनों को प्रैक्टिकल करके देखो। आइए जरा उसको अच्छे से आपको बताते हैं बिल्कुल डिटेल में। चलिए, तो
आपने यहां पर क्या देखा स्टूडेंट्स, बोल सर आर्गन में 80 नीचे है, ऊपर 40 है, और यहां पर आपने देखा था पोटेशियम यहां पर 90, यहां पर 40 है। तो यदि इन दोनों को यदि हम आपस में माइनस कर दें, इन दोनों को यदि आपस में माइनस कर दें तो वो न्यूट्रॉन निकल जाता। तो यहां पर न्यूट्रॉन कितने निकल कर आ रहे हैं आपके, जरा चेक करके देख लो कितने हो रहा है। वो सर 22 न्यूट्रॉन हो रहे हैं। कितने हो रहे हैं? 22 न्यूट्रॉन हो रहे हैं। यहां माइनस करके देखो, यहां पर हो रहा है 21 न्यूट्रॉन हो रहे हैं। 22 यहां पर है, 21 यहां पर है। तो सर ये तो जो है वो आइसोटोन नहीं होगा, क्योंकि न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो समान होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब यहां पर हाइड्रोजन 1 है, यहां पर क्या लिखा हुआ 2 लिखा हुआ है, और यहां पर हीलियम 2 है, यहां पर 4 लिखा है। जरा देखो, क्योंकि ये वाला जो भाग है यहां पर क्या होते हैं, यहां पर प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं। इसे एटॉमिक मास भी कहा जाता है और परमाणु भार भी कहा जाता है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों, इसमें से यदि इसको माइनस करो तो क्या क्या हुआ सर, यहां पर क्या आ रहा है बताओ। यहां पर 3 ले लेते हैं, चलो 2 नहीं, यहां पर क्या ले रहे हैं 3 ले रहे हैं। 3 भी होता है, क्योंकि इसका जो होता है एक आइसोटोप्स क्या होते हैं इसके, 3 भी होते हैं। तो क्या होगा अब इस हिसाब से, सर 3 में से क्या गए 1 गए, तो क्या बचेगा सर 2 न्यूट्रॉन बचेगा। और 4 में से सर 2 गए तो भी क्या बचेगा, 2 न्यूट्रॉन ही बचेगा। तो दोनों में देखो 2 निकल कर आ रहा है। बोले यस सर। तो जिसमें कॉमन न्यूट्रॉन होंगे, ये देखो इक्वल न्यूट्रॉन होंगे, वही क्या हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब यदि आपको ये ऑप्शन मिल रहा है कार्बन 6 और यहां पर 14 है, और नाइट्रोजन जो है 7 और 15 है, क्या ये जो एग्जाम्पल आपको दिया गया है, क्या ये जो एग्जाम्पल है आपका, ये ऑप्शन नंबर सी वाला, क्या ये भी आपका आइसोटोन है, हाँ या ना, मैं मैसेज कीजिएगा, क्या ये आइसोटोन का एग्जाम्पल होगा? नहीं होगा। ओके जी, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आंसर दिया गया आप लोगों के द्वारा। जी बोल सर ये जो एग्जाम्पल है ना ये नहीं होगा, ये जो एग्जाम्पल है बोल सर ये बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा जरा चेक करो। तो बोल सर ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, इससे यदि इसको यदि माइनस कर दें तो क्या आ रहा है सर 6 न्यूट्रॉन निकल के आएगा। 15 में से क्या कर दें 7 माइनस कर दें तो क्या हो जाएगा, तो सर ये निकल कर आ रहा है 8 न्यूट्रॉन। दोनों के न्यूट्रॉन क्या है, अलग अलग हैं। तो ये हमारा आइसोटोन का एग्जाम्पल नहीं होगा। आइसोटोन का मतलब होता है जिसमें न्यूट्रॉनों की संख्या क्या हो, समान हो, लेकिन एलिमेंट्स कोई भी हो सकता है, तत्व कोई भी अलग अलग हो सकता है, कार्बन नाइट्रोजन कोई भी तत्व ले सकते हो। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब लेकिन यदि मैं यहां पर 14 12 की जगह क्या कर दूं 14 कर दूं, तो क्या ये एग्जाम्पल जो है मेरा अब हो सकता है क्या, अब ये एग्जाम्पल जो है आइसोटोन का हो सकता है? जरा चेक करके देख लीजिए एक बार। बोलिए यस, 100% हो सकता है सर। 14 में से आप क्या करो 6 लेफ्ट कर दो तो क्या हो जाएगा सर हमारा 8 न्यूट्रॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा 8 न्यूट्रॉन हो जाएगा। बोले जी सर बिल्कुल क्लियर है। यदि पेपर में इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन यदि आते हैं तो हमसे आसानी से क्वेश्चन बन ही जाएंगे। चलिए ओके क्लियर है। अब इसी के साथ दूसरे क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं, ठीक है, बताइएगा थोड़ा सा। दूसरा एग्जाम्पल आपको देते हैं, आई होप क्लियर तो हो गया है आप लोगों को। चलिए अब स्टूडेंट्स आप लोगों को यहां पर दिया है ऑक्सीजन जो है वो 16 है, ये आपके लिए 8 दिया गया है। नाइट्रोजन जो है वो यहां पर 7 है, यहां पर 15 दिया गया है। कार्बन यहां पर 6 है, और यहां पर आपके पास में 14 है। क्या ये जो एग्जाम्पल है तीनों जो है, क्या ये आपके आइसोटोन के रूल्स को फॉलो करते हैं क्या, देखिए जरा, क्या ये आइसोटोन के रूल को फॉलो करते हैं? यदि करते हैं तो यस, नहीं करते हैं तो नो मैसेज कर दीजिए। करते हैं, आपको ऑप्शन दिया जाएगा पेपर में, पहचान करना होगा कि भैया बताओ आइसोटोन इसमें से कौन कौन से हो सकते हैं। तो आप तो पहचान करने में एक्सपर्ट हो गए हैं, अब तो आपसे आसानी से क्या हो जाएंगे, क्वेश्चन तो बनना ही बनना है। चलिए बहुत शानदार आंसर दे रहे हैं आप लोग। बोले सर क्या करना है हमें, ये 16 है, ये 8 है, आपस में माइनस करो सर, 8 न्यूट्रॉन आ रहा है। 15 में से 7 माइनस करो, यहां भी 8 आ रहा है। और 14 में से 6 माइनस करो, यहां भी 8 न्यूट्रॉन आ रहा है। तो जब न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, जब क्या होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है, तो क्या कहते हैं उसे हम लोग, सम न्यूट्रॉनिक आइसोटोन के नाम से जानते हैं।
तो बोले जी बिल्कुल सर, क्लियर है भैया, पेपर में यदि हमसे पूछा जाएगा तो आसानी से क्वेश्चन हमसे बनेगा ही बनेगा। चलिए अब पेपर में जो क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं जरा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं कि पेपर में जो क्वेश्चन बनेंगे वो कैसे हमें क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिल जाता है, एन आइसोटोन्स ऑफ जीई करके एक एलिमेंट दिया गया है। अब आप लोगों को एलिमेंट से कोई ज्यादा लेना देना नहीं है, ठीक है, सिर्फ पहचान करना है। मतलब आपको दिया गया है आइसोटोन, ऐसा भी दे सकते हैं या ऐसा भी लिख सकते हैं आइसोटोन। तो आइसोटोन जीई 3276 होगा, ये आपको क्या दिया गया है, क्वेश्चन दिया गया है। अब इसमें आपको बताना है कि क्या होगा। 32 जीई 77, इसके साथ जाएंगे आप। 33 एएस, एएस मतलब आर्सेनिक होता है। अब ये नाम नहीं मालूम आपको, नाम से कोई लेना देना नहीं कि भैया किसका नाम क्या है, ठीक है, जी क्या होता है, एएस क्या होता है, इनसे कोई मतलब नहीं है। ऐसी सेरेलियम होता है, लेकिन नाम से कोई लेना देना नहीं, हमें तो सिर्फ पहचान करना है जी। ये चार ऑप्शन आपको पेपर में दिए गए थे, चारों में से आप किसके साथ जाना चाहोगे जी। ये चार ऑप्शन आपको दिए गए थे, तो क्या सही है इनमें, कौन कौन से सही है, क्योंकि ऑप्शन जो आपको ये चार आपको साथ में दिए गए थे। अब आपको जो ऑप्शन दिया गया है वो यहां पर दिया गया है, ठीक है। क्या लिखा गया है, ओनली, ये फर्स्ट ऑप्शन है आप लोगों का, ठीक है, यहां पर लिख देना, इसको हम लोग ए बी सी डी में लिख रहे हैं, ये ए ऑप्शन है। ओनली वन, मतलब ए और बी ऐसा देते हैं, चलो ऐसा दे देते हैं, ओनली ए और बी दोनों होना चाहिए। सेकंड वाले में कह रहा है, ठीक है, कि सेकंड मतलब ये वाला बी और सी दोनों होना चाहिए, ऐसा लिख लेते हैं, ओनली बी एंड सी दोनों होना चाहिए। थर्ड वाले में लिख रहे हैं, ठीक है, ओनली जो है वो बी और डी, बी और डी दोनों होना चाहिए। फोर्थ में लिख ले रहे हैं कि भैया बी सी और डी ये होना चाहिए। कौन कौन से जो है वो इससे सिमिलर आपको मिल रहे हैं, कौन कौन सिमिलर आपको नजर आ रहे हैं जी, मैसेज कीजिएगा। जो भी आंसर आपको लग रहा है कि ये होना चाहिए तो आप बिल्कुल उसके साथ जा सकते हैं। ऑप्शन सी के साथ जाना चाह रहे हैं, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए देखते हैं भाई क्या होगा। तो स्टूडेंट सबसे पहले जरा 77 में से 32 माइनस करके देख लो कितना हो रहा है। तो सर ये हुआ 7 में से 2 गए तो सर बचा 5, 7 में से 3 गए तो बचा 4, 45 हो रहा भी है। यहां देखो क्या हो रहा है, यहां हो रहा है 4, यहां हो रहा है हमारा 4, जी सर यहां पर 44 हो गया। यहां पर देखो सर, यहां पर क्या हो रहा है, सर यहां पर हो रहा है 3, 7 में से ये गए तो सर बचा 4, ओके, ये चेक करके देख लो। 8 में से 4 गया सर 4, 7 में से ये गए तो सर बचा 4 जी। कौन सा लग रहा है आपको आंसर, बताओ किस आंसर के साथ जाना चाहिए, कौन इक्वल है। सर ये अलग है, ये भी अलग है, बी वाला और डी वाला दोनों सेम है, तो बी और डी किसमें है, बी और डी सर इसमें है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया आपका सी सही आ रहा है क्या, सी सही, जरा देखिएगा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो सकता है क्या। तो बोलिए यस सर, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी के ही साथ जाएंगे हम, और बिल्कुल 100% क्या ये करेक्ट होगा। चलिए बढ़िया है, क्लियर हो गया आप लोगों को, ठीक है। और 44 जो आया है आप इससे भी कंपेयर करके देख लीजिए कि सर जो 44 आया है वो इससे कंपेयर करके देखो ना। 6 में से 2 गए, यहां पर इसको भी जरा सॉल्व करके देख लो। ये 32 है, ये 76 है, 6 में से 2 गए कितना हुआ सर 4, और 7 में से 3 गए तो सर 44 ही देखना था हमें कि 44 किस किस में कॉमन मिल रहा है। तो 44 न्यूट्रॉन बी और डी में आपको कॉमन नजर आ रहे थे, और वही हमारा क्या होता है करेक्ट आंसर हो जाता है। तो बोले जी बिल्कुल सर क्लियर है भैया, बनेगा, बोले पेपर में दिया आएगा तो आप लोगों को ऐसे भी कंपेयर करने के लिए क्वेश्चन पेपर में दिए जाते हैं। इसके साथ में अगला क्वेश्चन हमारा, दी न्यूक्लियस जो आपको दिया गया है 6 से 13, 6 to 13 मिला है, एंड नाइट्रोजन जो है आपका 7 से 14 कैन बी डिस्क्राइब्ड एज जी। मतलब C6 13
और N714 को दर्शाते हैं। किससे दर्शाया जाता है? ऑप्शन है आप लोगों का आइसोबार, क्या इसको आइसोबार कहते हैं? क्या इसको आइसोटोप कहते हैं? आइसोटोप, क्या इसे आइसोटोन कहते हैं? आइसोटोन, क्या इसे ये सभी भी कहा जाता? ऑल ऑफ दिस। जी, किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे आप? मैसेज कीजिएगा स्टूडेंट्स, जो भी आंसर के साथ जाना चाह रहे हैं आप। बोल सर हम लोग जाना चाह रहे हैं आइसोटोन के साथ। जी हाँ, आइसोटोन क्या होगा स्टूडेंट्स? आप लोगों का करेक्ट आंसर होगा आइसोटोन ही आपका यहां पर आंसर बन जाएगा। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है भाई, क्लियर है। यदि पेपर में भी हमसे पूछा जाता तो आसानी से यहां से आंसर हमारा सही हो जाएगा। चलो कॉमन करके देख लो जरा। तो सर 14 में से 7 गए, 7 न्यूट्रॉन। 13 में से 6 गए, 7 न्यूट्रॉन। देखो कॉमन है, न्यूट्रॉनों की संख्या जो है वो कॉमन है। तो इस हिसाब से ये क्या हो गया हमारा आंसर? तो सर इस हिसाब से हमारा ये आंसर हो गया आइसोटोन का। किसका आंसर बन गया सर? आइसोटोन का एग्जाम्पल हमारा बन जाएगा। तो आइसोटोन में आप लोगों को किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत मुझे नहीं लगता कि जाएगी। यदि जाती यदि हो तो आप बिल्कुल बता सकते हैं। चलिए, बनेगा आप लोगों से। अब दूसरे तरीके के क्वेश्चन पे आ जाते हैं कि और कैसे हमें क्वेश्चन इसमें देखने को मिलते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन होगा हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग is the correct set of isotones? ठीक है, निम्न में से कौन सा सही उदाहरण आइसोटोन के लिए होगा? आइसोटोन के लिए होगा। जी, आइसोटोन के लिए कौन सा सही उदाहरण होना चाहिए? जी बताइएगा। ऑप्शन है आप लोगों के पास में कार्बन 6-14 और फ्लोरीन 9-19। बी है फ्लोरीन 9-19 एंड नाइट्रोजन 7-14। सी है आप लोगों का कार्बन 6-14 और ऑक्सीजन 8-16 और डी है नन ऑफ दीज, कोई नहीं। जी क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स? मैसेज कर दीजिए फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आंसर दे रहे हैं आप सभी लोग। ऑप्शन नंबर सी के साथ जाना चाह रहे हैं। जी बहुत बढ़िया, बहुत शानदार आंसर दिया गया है आप लोगों के द्वारा। चलिए, तो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आप लोगों का? सर करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल यहां पर सटीक बैठ रहा है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। आप देख लो, 14 में से 6 गए, 8 न्यूट्रॉन। 16 में से 8 गए तो भी 8 न्यूट्रॉन। तो कॉमन क्या है हमारा यहां पर? 8 न्यूट्रॉन जो है वो दोनों में क्या नजर आ रहा है आपको? कॉमन नजर आ रहा है। तो बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है भैया, पेपर में भी पूछा जाएगा तो हमसे आंसर बनेगा ही बनेगा। चलिए नोट डाउन कर लीजिएगा।
अब आ जाते स्टूडेंट्स हम लोग नए टॉपिक के साथ में। मुझे नहीं लगता कि आइसोटोन में यदि कोई भी क्वेश्चन पेपर में यदि आता है तो आप लोगों से वो क्वेश्चन, ठीक है, ना बने, ऐसी वाली बात अब हो ही नहीं सकती है ना। आइसोटोन पर तो कोई भी क्वेश्चन आपसे बन ही जाना है। अब हम आ जाते हैं स्टूडेंट्स नए टॉपिक के साथ में, जो हमसे पेपर में पूछा जाएगा उस पर चर्चा करते हैं। तो स्टूडेंट्स टॉपिक है हमारा नाभिक की बंधन ऊर्जा। नाभिक की बंधन ऊर्जा आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा कभी ना कभी। बोले यस सर, बिल्कुल पढ़ा हुआ है हमने। नाभिक की बंधन ऊर्जा जिसे हम लोग क्या कहते हैं, वाइंडिंग एनर्जी, वाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस। हालांकि टॉपिक में कोई ज्यादा ऐसा बड़ा रोल है नहीं है, सब सुना सुनाया है आप लोगों का जी। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस मतलब नाभिक के बंधन ऊर्जा। एक नाभिक जब दूसरे नाभिक से क्या होता है, जुड़ा हुआ होता है, या नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं, भैया कोई ना कोई किसी ना किसी कारण से तो क्या होगा, बंधा हुआ होगा। जैसे मान के चलो भाई, आपकी आपके किसी दोस्त के साथ में दोस्ती है, तो भाई कोई ना कोई तो बॉन्डिंग आपके बीच में अच्छी है ना, तभी तो दोस्ती है। हर किसी के साथ तो आपके ऐसी गहरी दोस्ती नहीं होती जितना आपके बेस्ट फ्रेंड के साथ में होती है। आप सारी बातें शेयर कर लेते हो, अच्छी हो बुरी हो सारी चीजें, तो बॉन्डिंग होगी ना आपके बीच में। तो वैसे ही न्यूक्लियस के बीच में, क्योंकि न्यूक्लियस में जो है वो प्रोटॉन भी होगा, न्यूट्रॉन भी होगा, और चारों ओर चक्कर लगाने वाले हो गए आपके इलेक्ट्रॉन। तो इनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो एनर्जी की बात आपसे पूछी जा रही है कि भैया बिना बॉन्डिंग के तो कोई भी न्यूक्लियस में, ठीक है, क्या होगा, खेल नहीं हो पाएगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन का। तो वो क्या है, किसे कहा जाता है जी, शायद कभी आपने पढ़ा हुआ होगा जी। वाइंडिंग ऊर्जा बहुत ही इजी है। ऊर्जा का नाम जब भी हमें आता है तो हमें एक ऊर्जा जरूर याद आ जाती है, ठीक है, कौन सी वाली आपको पता है, आइंस्टीन की ऊर्जा का सिद्धांत, बाइंडिंग एनर्जी वाला, शायद पढ़ा हुआ होगा आप लोगों ने बाइंडिंग एनर्जी का। चलिए, नहीं मालूम तो स्टूडेंट सिंपल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं, शायद आप लोग को पता हो। अब स्टूडेंट्स क्या होता है, वाइंडिंग एनर्जी में क्या होता है, दो कंडीशन होती है, दो कंडीशन होती है। क्या होता है समझिएगा जरा। मान के चलो कुछ लोग यहां पर ऐसे घूम रहे हैं, ये घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है, ऐसे घूम रहे हैं। कुछ जो हमारे, ठीक है, न्यूक्लियॉन है वो ऐसे घूम रहे हैं, सेपरेट हैं, ऐसे घूम रहे हैं, इस तरीके से घूम रहे हैं। जब हमने इनको क्या किया, आपस में यहां पर क्या लगा दिया, बाइंडिंग एनर्जी लगा दिया, बाइंडिंग एनर्जी लगा दिया। जैसे हमने इसमें बाइंडिंग एनर्जी लगाया, जैसे ही हमने इसमें क्या लगा दिया, बंधन ऊर्जा लगा दिया। ध्यान से समझिएगा, टॉपिक इजी है, ठीक है, लेकिन आपने पढ़ा नहीं है, बस इतना है। बंधन ऊर्जा जैसे ही आपने यहां पर लगाया तो क्या होगा, बंधन ऊर्जा जैसे ही आपने यहां पर लगाया तो ये आपस में क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स। अब तो सर ये 1 2 3 4 5 थे, तो सर ये आपस में हो जाएंगे इस तरीके से, ये 5 जुड़ जाएंगे, और ये भी 5 ही थे, तो ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, कुछ 1 2, ठीक है, 3 4 5, इस तरीके से क्या हो जाएंगे स्टूडेंट्स, आपस में बंध जाएंगे। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो अभी ये क्या थे यहां पर सर, अभी ये हमारे यहां पर थे, ये सेपरेटेड, किस फॉर्म में थे, सेपरेटेड थे। अब क्या हो गए हमारे, तो सर ये अब बन गए हमारे, किस फॉर्म में बन गए, न्यूक्लियस के फॉर्म में बन गए। अब यदि यही चीज मुझे क्या करना है, अपोजिट लेकर जाना है, अपोजिट लेकर जाना है मतलब मुझे बंधन ऊर्जा को अपोजिट लेकर जाना है, तो क्या करूंगा मैं, तो सर बॉन्डिंग एनर्जी के साथ में न्यूक्लियॉन को ले लेते हैं, इन दोनों को ऐड कर दे रहे हैं इस बार। अब इनको अलग यदि करना तो क्या करना पड़ेगा हमें, फिर एनर्जी लगाओ, ये क्या हो जाएंगे, फिर से अलग हो जाएंगे। तो एक एनर्जी उनको जोड़ने में भी काम करेगी, एक एनर्जी जो है उनको तोड़ने में भी काम करेगी। तो वही वही क्या होती है, हमारी बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस मानी जाती है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। और यही एनर्जी को स्टूडेंट्स क्या कहा गया है, आइंस्टीन की जो एनर्जी का सिद्धांत दिया गया था, द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण जो दिया गया था, वही वाला, कौन सा वाला, आइंस्टीन ने एक दिया था क्या, इक्वल टू एमसी स्क्वायर। हर बुक में मिल जाएगा आपको, जितनी भी बुक्स आपकी बनती साइंस वाली, उसमें इक्वल टू एमसी स्क्वायर फ्रंट पेज में ही लिखा हुआ मिल जाता है। मिलता है क्या, बोले यस सर। जो बुक का कवर होता है उस कवर पेज में ही इक्वल टू एमसी स्क्वायर मिल जाता है, कहीं ना कहीं केमिस्ट्री हो चाहे फिजिक्स हो या कोई भी साइंस की बुक हो, ये मिल जाता है हमें।
तो यही स्टूडेंट्स ई को ही, ये ई जो है ई को ही क्या कहा गया, ई को ही कहा गया स्टूडेंट्स यहां पर बाइंडिंग एनर्जी। ई को ही क्या कहा गया स्टूडेंट्स यहां पर बाइंडिंग एनर्जी कहा गया। इसी को बंधन ऊर्जा कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, बंधन ऊर्जा कहते हैं। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब ये एम किस चीज को डिनोट करेगा, यहां पर एम जो आया हुआ है एम किस चीज को बताएगा। यदि आपसे पेपर में भी पूछ लिया जाए कि भैया बताओ जो एम है वो एम किस चीज को इंडिकेट करेगा, सर स्वाभाविक सी बात है एम जो होगा वो किसको इंडिकेट करेगा, सर एम इंडिकेट करेगा मास को, द्रव्यमान को इंडिकेट करेगा। किसको इंडिकेट करेगा, बोले सर द्रव्यमान को इंडिकेट करेगा। बोले यस बिल्कुल सर ठीक। सी क्या होगा स्टूडेंट्स, अब यहां पर सी क्या होगा, सी किसे कहते हैं, प्रकाश का वेग। किसको कहते हैं, वेलोसिटी ऑफ लाइट। यही होता है क्या, सी जो होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट होती है क्या, पढ़ा है आप लोगों ने शायद प्रकाश का वेग। बोले यस सर हमने पढ़ा हुआ है। क्या होता है ये, तो सर इसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट क्या कहा जाता है इसे, प्रकाश का वेग कहते हैं। बोले यस सर, हमारा ई भी हो गया एम भी हो गया सी, और यही हमारी क्या होती है स्टूडेंट्स, ठीक है, बंधन ऊर्जा होती है। तो बोले यस बिल्कुल सर एब्सोल्युटली करेक्ट, बोले बनेगा हमसे। अब स्टूडेंट जो बंधन ऊर्जा होती है इसको लिखा भी जाता है, ठीक है, इसको लिखा भी जाता है। पेपर में यदि आपसे पूछ लिया जाए कि किसी भी नाभिक की बंधन ऊर्जा उसके द्रव्यमान की कितने गुनी होगी, जी जी, जो सी है हमारा, सी मतलब होता है प्रकाश का वेग, कितनी गुनी होगी, जी बताइएगा। सी की जगह मुझे कितना गुना लिखना पड़ेगा, जो बंधन ऊर्जा होती है उसके द्रव्यमान की कितनी गुनी होती है। पेपर में आ चुका है क्वेश्चन, यदि आपने कभी पढ़ा हो तो बताइए कितना गुना हो सकता है। तो सर 931 गुना मल्टीप्लाई बाय कितना होता है 900, ठीक है, 31 टाइम्स क्या होता है उससे मल्टीप्लाई में होती है। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई, पेपर में भी आएगा तो आसानी से हमसे क्वेश्चन यहां से बन ही जाएगा। 931 गुना होती है हमारी क्या बंधन ऊर्जा उसके द्रव्यमान की। तो किसी भी तत्व के जो द्रव्यमान होता है उसकी 931 गुना उसकी क्या होती है, बंधन ऊर्जा होती। ये भी पेपर में हमसे एक बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई, पेपर में दिया आएगा तो आसानी से हमसे क्वेश्चन बन जाएगा। कुछ नहीं है, बंधन ऊर्जा का मतलब सिर्फ E इक्वल टू MC स्क्वायर से था, जो आप लोगों को शायद नहीं पता था। और यदि पेपर में क्वेश्चन बन जाता तो आप लोगों को इसमें समझ में नहीं आता कि एक्चुअल में क्वेश्चन जो आया है कैसे पूछ लिया गया। हमने तो कभी बंधन ऊर्जा का सुना नहीं है, लेकिन आपको पता था कि टॉपिक से रिलेटेड था। आगे टॉपिक पर बात करते हैं, प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। शायद सभी लोगों ने इसको पढ़ा जरूर होगा। बोले यस सर बिल्कुल पढ़ा हुआ है हमने, ठीक है। प्लांक का क्वांटम सिद्धांत मतलब, ठीक है, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी। बोले यस सर बिल्कुल सभी लोगों ने पढ़ा प्लांक की क्वांटम थ्योरी। अब ये जो प्लांक की क्वांटम थ्योरी है स्टूडेंट्स, ये किस चीज पर डिपेंड होती है, यदि आपने कभी पढ़ा है तो आप उसे मैसेज करके बता दीजिए कि हाँ सर हमें पता है प्लांक की क्वांटम थ्योरी क्या होती है, कैसे समझेंगे इसे हम, जी करिए मैसेज करिए, बताइए क्या हो सकता है, बताएं। शायद आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है, कि भैया इसमें फोटोन एनर्जी लगती है। फोटोन एनर्जी का भी जिक्र यहीं पर किया गया था पहली बार, प्लांक ने ही सबसे पहली बार फोटोन एनर्जी इसके बारे में भी चर्चा किया था, शायद पढ़ा होगा आप लोगों ने, जी। किसी को यदि याद आ रहा है तो आप बिल्कुल उसे शेयर करिएगा, बताने की कोशिश करें जो प्लांक की क्वांटम थ्योरी होगी आपकी वो क्या होगा, जी एनीवन, नहीं मालूम। आइए स्टूडेंट्स उसको हम लोग सिंपल तरीके से
समझने की कोशिश करते हैं। शायद आप लोगों ने पढ़ा जरूर होगा प्लैंक्स लॉ, ठीक है। नहीं पढ़ा स्टूडेंट्स तो मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने एक नियम जरूर पढ़ा होगा, E इक्वल टू एच म्यू। इस तरीके से एक रूल लिखा जाता था। बोलिए यस सर, बिल्कुल ठीक है, इस तरीके से एक रूल लिखा जाता था। अब ये क्या बताता था स्टूडेंट्स, यहां पर जो आपका एच है ये क्या बताता था सर? एच बताता था प्लैंक कांस्टेंट। यदि आपने पढ़ा होगा ई तो क्या है, ई तो हमारी क्या हो गई यहां पर, ई हमारी एनर्जी हो गई। ई क्या हो गई हमारी? फोटोन एनर्जी हो गई। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। कौन सी एनर्जी? बोल सर फोटोन की एनर्जी। तो एनर्जी हो गई है फोटोन, हम लोग इसे बोल सकते हैं फोटोन ऊर्जा कह सकते हैं इसे ई को। एच क्या होता था सर? एच को हम लोग क्या कहते थे? एच को हम लोग बोलते थे प्लैंक कांस्टेंट। यदि याद करो, याद आया होगा तो बोलिए यस सर। इसे क्या कहते थे हम लोग? प्लैंक नियतांक के नाम से जानते थे। बोले सर ये प्लैंक नियतांक है। अब जो म्यू लिखा जाता था उसको म्यू पढ़ते थे, क्या पढ़ते थे? आधा म्यू, म्यू लिखते थे। पढ़ने का तरीका म्यू हो है, उसको कुछ लोग म्यू पढ़ते हैं। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है। क्या होता था स्टूडेंट्स ये म्यू इक्वल टू, क्या लिखते हैं म्यू को? सर ये फ्रिक्वेंसी है क्या? म्यू जो है ये एक प्रकार की फ्रिक्वेंसी है। बोले हाँ बिल्कुल सर, एक प्रकार की क्या है ये? फ्रिक्वेंसी है। मतलब ये आवृत्ति को इंडिकेट करता था, जो भी आवृत्ति वगैरह होती थी उसे इंडिकेट करता था। बोले यस सर, बिल्कुल ठीक है, क्लियर है। यहां तक तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं गई। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन जो आप लोगों से पेपर में कई बार पूछा जा चुका है और आप लोगों को भी शायद पता होगा, प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है? जो प्लैंक नियतांक आपने लिखा है इसकी वैल्यू होती, जैसे जी स्मॉल जी की वैल्यू 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में होती थी, तो वैसे ही यहां पर प्लैंक कांस्टेंट की भी वैल्यू है। कितनी होती है जरा बताओ, कर लो, याद कर लो, प्लैंक कांस्टेंट कितना लिखा जाता है जी? तो प्लैंक कांस्टेंट की जो वैल्यू है स्टूडेंट्स वो होती है 6.625 या 26 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। क्या यही होती है स्टूडेंट्स? ठीक है, 34 होती है कि 27 होती है? सर 34 क्या होती है? जूल, जूल सेकेंड, जूल और सेकेंड। बोलिए यस सर, जूल सेकेंड। ये एनर्जी होती है स्टूडेंट्स आपकी, ये वैल्यू लिखी जाती है। किसकी वैल्यू है ये? प्लैंक कांस्टेंट की। लगातार पेपर में कई बार पूछी जा चुकी है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि आप भी जब पढ़ते थे उस समय भी आती थी, और अभी भी आप लोगों को यहां पर ये वैल्यू देखने को मिल ही जाएगी। बोले यस सर, बिल्कुल देखा हुआ है हमने। तो जरा इसको हम लोग डेफिनेशन वाइज समझने की कोशिश करते हैं कि प्लैंक थ्योरी जो है, ठीक है, हमने पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने ये वाला फॉर्मूला भी देखा होगा, ये वाला फॉर्मूला देखा होगा। और म्यू को जब हटाते हैं तो म्यू को हटाते तो एच जैसे जैसा म्यू की वैल्यू जो क्या हो जाती है? सी अपॉन लेमडा हो जाती है। सी अपॉन क्या हो जाती? लेमडा हो जाती। जहां पर सी जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है, प्रकाश का वेग, स्पीड ऑफ लाइट भी लिखते हैं उसे हम लोग। और जो आपका लेमडा है इसे हम लोग लेमडा पढ़ते हैं, आपने सभी ने देखा होगा लेमडा। लेमडा क्या है? बोल सर तरंग दैर्घ्य, वेवलेंथ। तो दोनों तरीके से हमें पेपर में क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलेंगे, इन पर बेस्ड ऑप्शन न्यूमेरिकल भी बनेंगे। डेफिनेशन के बाद में न्यूमेरिकल की ओर भी चलेंगे कि सिंपल जो क्वेश्चन आपको नजर आएंगे वो कैसे नजर आ सकते हैं। तो आइए जरा डेफिनेशन देख लेते हैं, फिर फॉर्मूला बेस्ड कुछ क्वेश्चन भी देखेंगे, ठीक है, कि भैया प्लैंक क्वांटम जो है, ठीक है, थ्योरी जो है इसकी जो है डेफिनेशन जो होगी वो किस तरीके से हम लोग लिखेंगे। आइए एक सिंपल सी डेफिनेशन देख लेते हैं। तो क्या लिखना चाहिए स्टूडेंट्स इसमें? सबसे पहले क्या होगी इसकी डेफिनेशन? तो सिंपल तरीके से इसकी डेफिनेशन पहले जरा हिंदी में समझ लेते हैं, उसके बाद में आपको इंग्लिश में बताते हैं कि डेफिनेशन क्या होगी। किसी वस्तु, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, किसी वस्तु से विकिरणों, किसी वस्तु से विकिरणों का उत्सर्जन, का उत्सर्जन या अवशोषण, या अपशोषण कम होता है, कम होता है, और
और उत्सर्जित और उत्सर्जित विकिरण, उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा, उत्सर्जित विकिरण की ऊर्जा आवृत्ति के समानुपाती होती है, समानुपाती होती। तो ये जो फॉर्मूला आपका बनता है वो कुछ इस तरीके से बनता है, ई, ठीक है, समानुपाती क्या होता है, वी। तो ई हटा, समानुपाती का सिंबल हटा, तो एच क्या ले लिया गया, एक नियतांक। इक्वल टू लगाने के लिए एच क्या हो गया, एक नियतांक। तो ये वही आपका क्या होता है, फॉर्मूला का निर्माण करता है ये। तो ये आपकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हो जाता है ये ऊपर वाला फॉर्मूला ये। और फिर इसको यदि और अच्छे से लिखोगे तो म्यू की जगह क्या लिख सकते हो आप लोग, सी अपॉन लैम्डा। तो ये आपको फॉर्मूला देखने को मिलेगा, ये या तो ये, दोनों तरीके से। तो डेफिनेशन में क्या लिखेंगे, ठीक है, सिंपल सी इसकी एक डेफिनेशन यदि हम चलें कि भैया हमें क्या लिखना है, प्लांक थ्योरी को समझना है कि भैया प्लांक थ्योरी जो है वो किस चीज पर बेस्ड है जी। तो सर प्लांक क्वांटम थ्योरी जो है, ठीक है, तो क्या लिखेंगे इसमें, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी स्टेट दैट an atom can only emit or absorb energy in discrete amount। इस तरीके से भी स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर सकते हैं, एक डेफिनेशन बना सकते हैं कि भैया प्लांक कांस्टेंट जो है वो रिलेटेड करता है किससे, एनर्जी और फ्रिक्वेंसी पर क्या करता है, रिलेट करता है। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भैया, पेपर में भी क्वेश्चन यदि पूछा जाएगा तो आसानी से हमसे बन जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है हमारा, क्वेश्चन कहना चाह रहा है बोले हमारा कि सर जो प्लांक क्वांटम थ्योरी है हमारी, उसमें कहा गया है कि परमाणु केवल क्या होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, उत्सर्जन और अवशोषण के सिद्धांत पर ही कार्य करता है। उत्सर्जन और अवशोषण, या तो वो किसी चीज को अपने से बाहर रिलीज करेगा या तो किसी चीज को अपने अंदर इंक्लूड करने की कोशिश करेगा। तो बोले यस सर बिल्कुल ठीक है भाई, बन जाएगा हमसे। चलिए नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स। चलिए आई होप सभी लोगों को जो है वो क्लियर हो गया होगा। अब जरा स्टूडेंट्स हम लोग क्वेश्चन के साथ आपसे चर्चा करेंगे कि जो पेपर में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आपको कैसे क्वेश्चन यहां पर देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो पेपर में जो क्वेश्चन आपसे पूछे जा चुके हैं उसी पर चर्चा करते हैं और सिंपल से क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं जी। प्लांक क्वांटम थ्योरी पर कुछ क्वेश्चन जो आप लोगों से बनना चाहिए। इतने इजी क्वेश्चन आप लोगों को, ठीक है, पेपर में मिलेंगे नहीं। जितना इजी आप यहां पर समझने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करना तो आपको सबको सीखना पड़ेगा। पेपर में क्वेश्चन सिंपल सा आएगा बेटा। सिंपल सा क्वेश्चन क्या है, दी एनर्जी, ठीक है, दी एनर्जी ऑफ अ फोटोन इन joules that has a wavelength वेवलेंथ जो है स्टूडेंट्स इसकी हमेशा एक पर्टिकुलर वैल्यू होती है ना, कि दी जाएगी सर, दी जा रही सर, वेवलेंथ ऑफ 9 मीटर इज 9 मीटर इज। अब लगा दो आंसर, बता दो क्या हो सकता है आप लोगों के हिसाब से। क्वेश्चन तो मैंने आपको दे ही चुका हूं जी, क्या होना चाहिए आप लोगों के हिसाब से। क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, सर क्वेश्चन बोले सर बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, यदि यदि किसी फोटोन की ऊर्जा में, किसी फोटोन की ऊर्जा जूल में तरंग दैर्घ्य
तरंग दैर्घ्य 9 मीटर है, 9 मीटर है, तो क्या निकालना है? बताओ क्या निकालना है फिर? किसी फोटोन की ऊर्जा जूल में तरंग दैर्घ्य 9 मीटर हो तो वह ऊर्जा ज्ञात कीजिए, वह ऊर्जा ज्ञात कीजिए। जो ऊर्जा आपको दिया जा रहा है फोटोन की ऊर्जा को बताना भैया, क्योंकि उसमें 9 मीटर तरंग दैर्घ्य दी जा रही है। तो पेपर में जो आपको ऑप्शन मिले हैं, जरा उन ऑप्शनों पर जरा एक बार चर्चा करते हैं। सॉल्व तो आपको करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको यहां पर तोड़ना फोड़ना ज्यादा है, ठीक है, काटा पीटी एक दूसरे के साथ करना है जी। ये आप लोगों के पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। जी, किस ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे? और जो भी आंसर आएगा आपका वो आएगा जूल में, जूल साथ में दिया है आप लोगों को, जूल में आएगा बोले आंसर जी। क्या होगा, किस आंसर के साथ जाना चाहेंगे? सॉल्व तो आपको करना ही पड़ेगा। बताइए क्या हो सकता है? जी, आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, सॉल्व तो आपको करना ही पड़ेगा। मैं आपको हिंट दे देता हूं लगे तो, ठीक है, क्योंकि आप लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं तो हिंट ले लीजिए जरा। फॉर्मूला आपको पता है, E इक्वल टू क्या होता है सर? एच सी अपॉन लेमडा होता है। हमें हर बार जब भी क्वेश्चन आएगा तो यही फॉर्मूला लगाना है, एच सी अपॉन लेमडा। तो स्टूडेंट्स हमें तरंग दैर्घ्य दिया गया है, हमें वेवलेंथ दिया गया है, वेवलेंथ मतलब होती है लेमडा। एच का मतलब क्या होता है सर? प्लांक कांस्टेंट। एच की हमेशा वैल्यू आप लोग ने पढ़ा है, कितनी होती है एच की वैल्यू? एच की वैल्यू कितनी होती है हमेशा, चाहे कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कितनी होती है वैल्यू सर? इसकी वैल्यू होती है 6.6, लगभग 10⁻⁻34। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब सी क्या है? लैम्डा तो पता, लैम्डा 9 दिया है। सी क्या है सर? प्रकाश का वेग, प्रकाश की गति कितनी होती है भैया? प्रकाश की गति सी जो है वो प्रकाश की गति है, तो सी की भी वैल्यू रखना पड़ेगा सर। सी कितना होता है सर? 3 × 10⁸ ये किसकी गति है सर? ये प्रकाश की गति है। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, एच की वैल्यू और सी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी, इनकी कभी वैल्यू चेंज ही नहीं होने वाली। एच और सी की ये हमेशा कांस्टेंट वैल्यू है, ये कभी नहीं बदलेगी। आपको ये याद रखना पड़ेगा, क्योंकि पेपर में आपसे डायरेक्ट ही पूछ लिया जाता है कि बताइए भैया, ठीक है, प्लांक कांस्टेंट जो होता है, प्लांक नियतांक का मान कितना होता? तो 6.6 इंटू 10⁻⁻34 होता है। और यदि उसको एग्जैक्ट लिखना चाहोगे तो 6.6, ठीक है, 25 भी लिख सकते हो आगे, इंटू 10⁻34 लिख सकते हो। अब एक दूसरे से ये क्या होंगे? आपस में कटेंगे। काट लीजिए, कट रहे हैं तो। वो सर काटते हैं, जरा देखो, सिंपल तरीके से काट के दिखा रहा हूं, समझने की कोशिश कीजिएगा। सबसे पहले तो जरा इसको देखो, 10 की पावर क्या है? -34 है, ये 10 की पावर 8 है, ये माइनस में है और ये प्लस में है। तो पक्का जो है भैया कि 10 की पावर तो 10 ही रहेगा, पावर 10 जो है बेस, ये कभी नहीं कटते। 34 34 में से 8 कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये माइनस में है और ये कुछ नहीं तो प्लस में है। तो कितना हो जाएगा? 34 में से 8 गए तो सर बचेगा हमारा 26। बचेगा क्या? बोले जी, बड़ी संख्या के सामने क्या? माइनस, तो इसके सामने क्या आ गया? माइनस। तो इनका खेल तो हो गया, इसका और इसका काम तो हमने कर लिए यहां पर। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। अब क्या करना है सर? ये देखो कट रहा है, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 3 से कट गया, ये भी 3 से फिर कट रहा है, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2.2 गुणित 10 की घात -26, कहीं था क्या? किसी ऑप्शन में था क्या ये? बोले हाँ सर, ऑप्शन नंबर सी दिया था आप लोगों ने, उसमें ये आंसर आपको देखने को मिल जाएगा। कोई बड़ी दिक्कत नहीं थी क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बस आपको सॉल्व करने का जो तरीका है वो आ जाना चाहिए, तो आपका आंसर यहां पर सेट है बिल्कुल, किसी प्रकार की कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं जाने वाली। चलिए दूसरे क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं, थोड़ा सा और देखेंगे। मान के चलो आप लोगों को स्टूडेंट्स यहां पर क्या मिल जाए? 12 मिल जाए तो क्या होगा? 12 मिल जाए तो क्या होगा जी? आप लोग खुद सॉल्व करके जरा एक बार चेक कीजिए, और मैं सॉल्व कर रहा हूं उससे आप जरा एक बार टैली कर लीजिएगा। एच की वैल्यू कितनी होती है सर? एच की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34।
और c की वैल्यू कितनी होती है, प्रकाश का वेग की वैल्यू कितनी होती है हमारी सर 3 गुणित 10 की घात 8। बोले जी सर बिल्कुल ठीक है। लैम्डा कितना दिया गया इस बार सर 12 दिया गया है। तो वो सर ये तो परफेक्ट है कि ये सॉल्व यदि होगा तो हमेशा कितना आने वाला सर, ये 10 टू दी पावर कितनी आ जाएगी हमारी, ठीक है, माइनस में क्या जाएगा 26 आ जाएगा। बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक है, माइनस में 26 आ जाएगा। अब क्या होगा, तो सर ये कट रहा है, क्या हो रहा सर 3 एकम 3, 3 चौ 12, 4 आया, 4 आ गया। अब 4 से ही कट रहा है, कितना देखो 4 एकम 4, कितना बचा सर 2 बचा, पॉइंट लग गया। 4 छिंग 24, फिर 2 बच गया, 0 लग गया, ठीक है। तो 4 पंचे 20, 1.65 ये आएगा भाई, 1.65 गुणित 10 की घात माइनस 26। क्या एग्री है आप इस आंसर से जी? बताइए, किसी को यदि किसी प्रकार का कोई भी डाउट यदि हो तो आप बिल्कुल अपने डाउट यहां पर रख सकते हैं जी। कोई भी यदि आपके मन में ऐसा डाउट चल रहा है जो आप पूछना चाहें तो आप बिल्कुल उसे बेझिझक होकर पूछ सकते हैं, बन जाएगा। हाँ 6.6, 5 भी यदि लगाना तो आप 5 भी साथ में उसको और लिख सकते हो बढ़ा के, नहीं तो बन जाएगा। चलिए ये तो सिंपल है भैया, ये थोड़ा सा सिंपल हो गया। अब स्टूडेंट्स कई बार क्या होती है, जो तरंग दैर्घ्य होती है वो आप लोगों को कुछ इस तरीके से मिल जाती है। जरा देखिएगा, तरंग दैर्घ्य मिलने में आपको थोड़ा सा ऐसी तरंग दैर्घ्य दिए जाए 3 गुणित 10 की घात 6, ऐसा कोई क्वेश्चन दिए जाए 3 गुणित 10 की घात 6, फिर क्या करोगे बाबा? अब ये भी आपको घातों में दे दिया गया है, ये भी किस में दे दिया गया आपको, पावर में दे दी गई है। तो अब क्या करेंगे आप ऐसे क्वेश्चनों के लिए जी? तो क्या होगा सर, 6 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 इंटू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 अपॉन लैम्डा की वैल्यू कितनी है सर, लैम्डा की वैल्यू जो है हमारी कितनी है इस बार 3 इंटू 10 टू द पावर 6 है। करेक्ट है क्या? बोले जी सर बिल्कुल ठीक है भाई, करेक्ट है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा आप बातों को यहां समझिएगा। सर ये 3 से तो 3 सबसे पहले कटा, 3 से 3 सबसे पहले कट गया। अब जरा ये देखो, ये घात भी प्लस में है, ये घात भी प्लस में, ये माइनस में, तो सर माइनस के साथ तो इसको काट नहीं सकते, ये प्लस वाले से प्लस वाला कट जाएगा। 10 से 10 तो कटेगा ही नहीं, 10 से 10 नहीं कटता, लेकिन पावर कटती। यहां 6 पावर है, यहां 8 पावर है, तो 6 पावर से 6 पावर कट गई, तो 10 की पावर कितनी बचेगी कम से कम, यहां 8 थी, नीचे 6 थी, तो 6 गई किससे, 8 से, कितनी बची उसके पास, 2 बचेगी। बोले यस सर बिल्कुल ठीक है। तो ये 6.6 आपका जैसे का वैसा, 10 की घात क्या है 34 है, 10 टू द पावर माइनस 34 है, उससे क्या करना है हमें, ये देखो ये 2 है, तो सर उससे 2 कम कर देंगे, क्या हो जाएगा वो 32 हो जाएगा, क्योंकि ये 34 जो है वो माइनस में है, तो 2 कम करेंगे तो 32 हो जाएगा। और ये जूल का आपका जूल, ये आ गया आपका एनर्जी। इस तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन को हैंडल करना है। किसी के मन में कोई भी छोटा सा भी यदि डाउट यदि हो आज के टॉपिक से रिलेटेड, तो हमने आज आपको 3 टॉपिक बहुत ही बढ़िया तरीके से बताए हैं। एक टॉपिक आपका हो गया स्टूडेंट्स आइसोटोन, दूसरा हो गया स्टूडेंट्स आप लोगों का नाभिक की बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, और तीसरा हो गया स्टूडेंट्स आप लोगों का प्लांक क्वांटम थ्योरी। बिल्कुल डिटेल में आपको बताए हैं। फिर भी यदि आपके मन में कोई भी डाउट यदि हो और यदि आप कुछ पूछना चाहें तो आप बेझिझक होकर पूछ लीजिए। चलिए भैया 10 से 10 नहीं कटता, ये 10 बेस है, इसका मतलब होता जब ये पूरा कटेगा तो पूरा ही कटता है, ठीक है। इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, नीचे वाले की बेस की कोई वैल्यू नहीं होती भैया, ऊपर वालों की वैल्यू होती है सिर्फ, है ना। जो बचता है वो हमेशा 10 में चलेगा, जिधर बचेगा वो 10 में चलता है, याद रखिएगा। जैसे यदि आपने, ठीक है, कुछ लोगों को ये बेस समझ में नहीं आया है, ठीक है, तो वो ये है भैया, ये पढ़ा होगा आप लोगों ने शायद, मैं आपको हिंट कर दूं, जैसे 10 की पावर कितना लिखा, 8 लिखा है, और ये 10 की पावर नीचे 6 लिखा था, बाकी सबको भूल जाओ, ठीक है। तो एक फॉर्मूला के पैटर्न में जैसे a की पावर m, नीचे भी क्या है a की पावर n है, जब कोई चीज पावर में दी होती तो किस में जाती है, माइनस में जाती है, माइनस में जाती। तो यहां क्या 10, यहां भी 10, a है वो a के फॉर्मेट में, ये a के फॉर्मेट में, ये a के फॉर्मेट में, तो a जैसे का वैसा मतलब 10 जैसे का वैसा। m का मान कितना है सर 8 है, माइनस एन का मान कितना सर 6 है, तो 10 की घात कितनी बचेगी, 2 बचेगी। तो इसलिए नीचे वाले 10 को कोई भी, ठीक है, प्रेफरेंस नहीं दिया जाता कि उसको क्यों नहीं लिखा गया, ठीक है, वो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आया है। ये आप लोगों ने 7th क्लास में पढ़ा होगा मैथ्स में, लॉग वाली मैथ्स में, 7th क्लास की मैथ्स है लॉग की, उसमें ये फॉर्मूला आता है कि जब कोई चीज यदि बटे में दी जाती है तो क्या हो जाती है, वो माइनस में जाती है। और एक और फॉर्मूला यदि आपने देखा होगा तो मैं आपको वो भी बता देता हूं।
यदि ये ऐसा लिखा है 10 की घात 8 गुणित 10 की घात क्या लिखा, 6 लिखा है, तो ऐसा नहीं करोगे इसको 10 की घात 10 है तो सर 10 लिख लिया और 8 6 48 लिख लिया, ऐसा नहीं होता है। जब भी यदि पावर यदि मल्टीप्लाई में आती है तो इसका फॉर्मूला है, जब भी पावर यदि आपकी किस में आ जाए, मल्टीप्लाई में आ जाए, तो बेस यदि इक्वल है तो पावर यदि मल्टीप्लाई में तो वो क्या हो जाती है, प्लस होती है। तो ये क्या हो जाएगी आपकी आपस में 10 और 6 कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, प्लस होता है। धोखे से यदि यहां पर क्या लिखा हो माइनस, तो फिर ये माइनस होके 2 आ जाएगी, क्योंकि ये प्लस में है, ये माइनस में, आपस में माइनस हो जाएंगी। यहां यदि माइनस होता, यहां कुछ नहीं होता, तो बड़ी संख्या ये माइनस ये प्लस है, माइनस होगी, बड़ी संख्या के सामने का 2 हो जाएगा। ये 7th क्लास के बेसिक फॉर्मूले हैं। आई होप मैंने आपको सब कुछ क्लियर कर दिया हूं। फिर भी यदि आपके मन में कोई डाउट है तो आप माइक चालू कर लीजिए और पूछ लीजिए क्या पूछना है आप लोगों को। जी ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, मिलेंगे फिर कल की क्लास में। चलिए।